देखिए, आज बात की जाएगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नाम से लग रहा है कुछ यंत्रों के बारे में बात करेंगे जो लाइट की मदद से काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं मतलब लाइट के इफेक्ट का प्रयोग करके कुछ फायदा क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले तो एक वर्ड आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या स्पेलिंग है? ACCO, स्पेलिंग बताओ भाई। MMO। एक तो अंग्रेजों का बताएं, हम तो गधे हो। तो एमोडेशन है, स्मॉल एम से काम नहीं चल रहा था भाई। ACO क्यों लगाया तुमने? एक को तो था नहीं, मो आधी माँ तो थी नहीं, लेकिन क्या बताया जाए। खैर देखो, एकोमोडेट करना मतलब जैसे कि कहा गया थोड़ा सा एकोमोडेट करिए, एडजस्ट करिए। तो हमारी जो आँख होती है, हमें कोई चीज़ देखने के लिए हमको लाइट को, हमारी आँख में एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, वो लाइट को कहाँ पे जा कर के स्थिर करता है? रेटिना पे। रेटिना में कुछ कोन्स होते हैं, वहाँ से लाइट ब्रेन पहुँचती है, ऐसा कुछ जो भी वहाँ वर्किंग होती है। और ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। मतलब ब्रेन में आपकी इमेज जो हमारे बन रही है, आपकी इमेज जो आँख में बना रही है वो उल्टा बना रही है, ऐसा नहीं सीधा नहीं बना रही, उल्टा बना रही है। लेकिन ब्रेन अपने आप उसको सीधा कर लेता है। ठीक है, और ब्रेन कहीं अगर गड़बड़ करना शुरू कर दे तो फिर हमको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसा कि आँख बनाएगी। अब किसी पैर सुनाओगे सर प्रणाम दादा, हैं पता चला खाना खिलाना कि ये लो दादा खाना। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज के हिसाब से मुंह कहाँ दिख रहा है? हमको नीचे दिख रहा है ना, और पैर ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन ब्रेन उसको सही कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक होता है, और मान ली आप जानते हैं कि हमारी आँख की एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर हमारी आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मतलब वो न्यूनतम दूरी है जिस पर बॉडी को रखने पर हमको वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बहुत नज़दीक से पढ़ रहे होते हैं और इमेज नहीं बनती है, तो क्या करता है, हमारी जो आँख की मसल्स होती हैं वो ऐसे करके ऐसे उस फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो मसल्स की वो पावर कि वो इमेज जाकर के रेटिना पे बना दी, जाकर के लाइट को जाकर के रेटिना पे मिला दे, वो क्या कहलाती? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तुम भी होगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो मसल्स थोड़ा रेडी हो जाती है, तो ये एकोमोडेशन पावर। जैसे कोई बहुत दूर बैठा हुआ हमको देखना है उसको, मार आंखें पकड़े, आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो? ऐसा सुना है कभी एक वर्ड? आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? देख रहा है तो आंखें तो गए, फाड़ फाड़ के आंखें नहीं देख रहा है। इट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ माई आई। योर इमेज इज नॉट, द लाइट कमिंग फ्रॉम योर फेस इज नॉट फोकसिंग ऑन द रेटिना, और माई मसल्स आर एडजस्टिंग द फोकल लेंथ टू फोकस द लाइट कमिंग फ्रॉम योर फेस ऑन द रेटिना। समझे? इसलिए मैं देख रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है। समझ में ही बात? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में आ गया क्या होता है। दूसरा एक वर्ड आता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, ठीक है, कोई चीज़ हमको दिखती है, लंबी दिखती है, पतली दिखती है, मोटी दिखती है, छोटी दिखती है, क्या मतलब है? उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आंख पर एक इमेज बनती है। वो ऑब्जेक्ट हमारे आंख पे एक एंगल सब्टेंड करता है। ठीक है, कभी आप देखे हों कि गंगा पुल के ऊपर से आप जा रहे हो ट्रेन से हो, जो गंगा में नीचे जो लोग खड़े रहते हैं वो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं आपको। क्यों छोटे हैं? वो आप से दूरी ज़्यादा है, इसलिए उनके द्वारा जो आपकी आंख पर जो एंगल बनाया गया है वो छोटा है। तो विजुअल एंगल जो हमारी आंख पे बनता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी बॉडी एट अवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट अवर आई, विजुअल एंगल। इसको कहते हैं हिंदी में, देख लीजिए, दर्शन कोण। अब किताब है सामने तो रख ही लो ऐसे। द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट अवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। अब अगर कोई विजुअल एंगल बड़ा सबटेंड होता है तो वो बड़ा दिखाई पड़ता है। देखा होगा भाई, पिक्चरों वगैरह में किसी को बहुत बड़ा दिखाना होता है तो क्या करते हैं, वो विजुअल एंगल को बड़ा कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपने आप बड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, कोई अब बहुत दिन बाद मिलेगा, बड़ी मोटी हो गई हो, बोले मोटी नहीं हो गई, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय माय बॉडी एट योर आईज
ग्रेटर, दूर से देखो हमको, अभी हम स्लिम हो जाएंगे, तो दूर से कोई देखेगा तो क्या होगा, एंगल छोटा हो जाएगा, तो अपने आप बॉडी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब आता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान समझिएगा। मैग्नीफाइंग पावर, नाम से लग रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना। कोई भी लेंस या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा और छोटा जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल, एंगल से डिसाइड होगा। ठीक है, तो किसी इमेज के द्वारा, जो फाइनल इमेज आपकी आंख पे बन रही है उसके द्वारा जो आंख पे बनाता है विजुअल एंगल, और अनएडेड आइज विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट देखने पर बॉडी को जो एंगल सबटेंड होता है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। भाई मैग्नीफाई हुआ कैसे आप जानोगे, पहले आप इंस्ट्रूमेंट से देखोगे, फिर इंस्ट्रूमेंट हटाओगे तब देखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तभी तो आप कहेंगे ना मैग्नीफाई हुआ। तो लिखिए डेफिनेशन, द मैग्नीफाइंग पावर of an optical instrument, the magnifying power of an optical instrument is defined as the visual angle subtended by the image इमेज कौन फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई, मिला, इंस्ट्रूमेंट एट द आई टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, नेकेड आइज, अनएडेड आइज या ब्रैकेट में नेकेड आइज, मतलब केवल आंख से देखने पर जो एंगल सबटेंड होता है, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज बीटा और अल्फा, इसके रेशियो को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, एड आई, अनएडेड आई या नेकेड आइज, केवल नंगी आंखों से हम देखते हैं। अनएडेड आई मतलब कोई भी ऐड नहीं लगाते, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम नहीं करते हैं तब। अब जरा देखिए, जैसे आपने एक लेंस यूज़ किया, उसने ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो एक उसकी पावर होगी ना कि 2 गुना 4 गुना 10 गुना करेगा, तो एक और लेंस लगा दो तो और बढ़ा देगा, एक और लेंस लगा दो, हज़ारों लेंस लगा दो तो वो हज़ारों गुना बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक दिक्कत आएगी ना, जब लाइट लेंस से गुजरेगी तो क्या लेंस पूरी लाइट आप तक भेजेगा, थोड़ी बहुत 10-5% एब्जॉर्ब कर लेगा ना। और दूसरा लेंस लगाया तो वो फिर 10% करेगा, तो बहुत सारे लेंस लगाओगे तो इमेज तो इनलार्ज हो जाएगी लेकिन डिम हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा हम लेंस नहीं लगा सकते ना। हम मैक्सिमम यहाँ पर 2 लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम बात करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और कैसे बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही क्या? इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो काम आता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। और सिंपल का मतलब यहाँ पर एक लेंस यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हैंड लेंस, बहुत लोग वो आँख हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं ना, ऐसे दिखेंगे से। अब आप बड़े मुंह पे उसकी तरफ देख रहे हैं कि अब क्या बताने जा रहा है। वो फर्ज बताएगा आपके पास बहुत धन होता, लेकिन ये ट्रायंगल बढ़िया बन रहा है, वो साला छेद हो गया ट्रायंगल में वहाँ से लीकेज हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है। तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। देखिए ये क्या होता है ये हम नहीं लिखवा रहे हैं, ये अपना बुक से लिख लीजिएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही क्लोज माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। बहुत क्लोज हो और बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट हो उसको देखने के काम आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। डायग्राम थोड़ा बड़ा घटिया बनता है हमारी तरफ, क्या बताएं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ अब जो भी आपको नाम देना हो, ये यहाँ पर इसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है,
एफ डैश मान लो, इसको एफ मान लो, क्योंकि ये फर्स्ट फोकस होता है, ये सेकेंड फोकस होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप अगर इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इधर बैठोगे ना, उधर ही बैठ जाओगे। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में तो लेंस लगाओगे ना, तो आपकी आंख इधर होगी, तो इमेज किधर बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए ना। अब इधर ही इमेज बनेगा तो क्या देखो, ऐसे नहीं देख लोगे। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इसके फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो हम जानते हैं कंडीशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका इमेज किधर बनता है, उसी डायरेक्शन में बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है और इनलार्ज बनता है। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ से एक लाइट गिरी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है ऐसे, है ना, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है। इसके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी, ये कभी मिलेगी तो है नहीं। पीछे बढ़ाने पर माइक्रोस्कोप के अंदर घुस जाती है ये वे रुक जाओ भाई, इसकी टांग तो छोड़ी पड़नी पड़ी। पीछे बढ़ाने पर हमको ऐसे ये इमेज ऐसे लगता है यहाँ से निकल रही, जब से निकाल रहे हैं हम। अब ये तो बनाना ही पड़ेगा ना, ये यहाँ से निकलती हुई अपीयर होती है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है जहाँ पे इसको बनाते हैं, वो कौन सी डिस्टेंस होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यूई डिस्टेंस पर। तो डायग्राम समझ में आया। अच्छा, एक बढ़िया सी बात समझ लीजिए, अभी हमने कहा कि एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, इस रेशियो को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। सुनिए ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी ये इनलार्ज इमेज बनी है ना। तो आप ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये इनलार्ज होकर के यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। क्या ये एंगल सेम है दोनों के द्वारा, किस अलग अलग है? तो इनलार्ज वो तो हुआ नहीं, मैग्नीफाइंग हुआ कि नहीं हुआ, मैग्नीफाई तो हुआ। तो एम का फार्मूला क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, तो इमेज भी एंगल बना रहा है बीटा और एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा, दोनों सेम है ना, है। ये दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, नहीं दिक्कत ये है कि भाई ये ऑब्जेक्ट या तो यहाँ हो, दोनों को एक जगह रखना पड़ेगा ना भाई। अगर सन और किसी ग्रह की आप कंपेयर करें कि वो छोटे हैं बड़े हैं क्या हैं, तो दोनों को एक जगह रखना पड़ेगा ना। एक को नज़दीक रखे हो, एक दूर रखा हुआ है, तो आप या तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ खिसका दो या तो इमेज को यहाँ ले आओ, दोनों बातें हैं। ऑब्जेक्ट को खिसका दोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा और ये एंगल आप लेंगे। अब छोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कंडीशन होती है, मतलब रहेगा यहीं पर, ये बनेगा यही इमेज, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए नहीं, कैलकुलेशन को अथेंटिक करने के लिए। कैलकुलेशन कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट और बाय द इमेज टू द ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ होने चाहिए, सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए ना। तो या तो इमेज को यहाँ पर इसके पैरेलल बना दो, यहाँ पर ऐसे इमेज बना दो, तो ये बीटा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया जाकर के आपका कि सिंपल माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। और यहाँ हम होते हैं और यहाँ पर इसकी इमेज को हम देख रहे होते हैं ऐसे, ये देख रहे होते हैं ऐसे। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ये रीडिंग लेंस जो होते हैं आपने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, हैंड लेंस जिसको कहते हैं, वो इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो एक तो कंस्ट्रक्शन बता दिया गया कैसे होता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर, मेन यही सबकी बतानी होगी, मैग्नीफाइंग पावर। क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाइएगा, ये ठीक है। ये बीटा है ना, ये बीटा है ना, ये बीटा किसने सबटेंड किया है, इस इमेज ने किया, बाई चांस ऑब्जेक्ट में से भी किया है, ठीक है, बीटा। तो बीटा, ये एंगल्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो बीटा को निकालने के लिए हम अपनी फायदे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर tan बीटा का इस्तेमाल करेंगे। अब tan बीटा का इस्तेमाल करने के लिए चाहे आप a डैश b डैश अपान सी ए डैश कर दो और चाहे आप ए बी अपान सी ए कर दो, क्योंकि दोनों से बीटा सेम मिलेगा, रेशियो सेम मिलेगा। हमारे लिए जो लाभदायक है वो ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी अपान सी ए,
ए बी अपान सी ए, ये टेन बीटा हो गया। अब अल्फा कैसे निकालें? अब देखो ध्यान से, या तो इसी डायग्राम में थोड़ा अमेंडमेंट कर दो, सावधान। कैसे अमेंडमेंट करेंगे आप? यहाँ पर इसको ले आओ, ठीक है, हम यहाँ करेंगे नहीं वैसे, हम वैसे बता रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट रख दो इसके बराबर, और यहाँ पर ऐसे मिला तो ये अल्फा हो जाएगा। नहीं समझे? तो यानी ए बी के बराबर आपने क्या किया, यहाँ पर ए डैश बी डबल डैश ऐसे खींच दिया, और यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये अल्फा किसके द्वारा सबटेंड हो रहा है? ए डैश बी डबल डैश, और ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो जब यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डबल डैश अपान सी ए डैश। बाद में इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? ए बी के बराबर। तो एक्चुअली ये हो जाएगा ए बी अपान सी ए डैश, हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? दूसरा तरीका क्या होता है? अल्फा होता क्या है? बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आंख पर एंगल बनाया जाता है, हम इस इंस्ट्रूमेंट को हटा दें, और हटा दें तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा जाएगा, यानी वो डिस्टेंस क्या होती है? डी, और यहाँ पर हम देखेंगे इसको, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो तब भी तो ए बी अपान डी आएगा। तो अल्फा बीटा मालूम हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, इसको नोट करिए इसको। तो इक्वेशन 1 में जब रखोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा अपन अल्फा है ना, मतलब एक मिनट, इसको डायग्राम को ये वाला रब कर रहे हैं। m इज इक्वल टू आएगा आपका, बीटा बोले तो ए बी अपान सी ए अपान, और ये क्या आएगा? ए बी अपान सी ए डैश, ए बी कट जाएगा तो सी ए डैश अपान सी ए। सी ए डैश क्या है? कैपिटल डी, और सी ए क्या है? यू, यू ही मान लेते हैं। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया। यू केवल मान लीजिए, क्योंकि ई और ओ तब मानेंगे जब दो लेंस होंगे। आप यू मानिए केवल, वो जो आई पीस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, इमेज बनानी होगी ना, तो इमेज के दो केस लेंगे। एक इमेज कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एक कहाँ बने? इन्फिनिटी पर। तो फर्स्ट केस यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट केस क्या लिखेंगे? फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, देखिए क्या लफड़ा कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। वही डायग्राम आपको याद है ना? डायग्राम में ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? माइनस यू, डायग्राम बना था। इमेज की दूरी क्या है? माइनस का डी, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमको 25 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रख के पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके लिए सब सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल शेप में एक बना लिया जाए, ऐसे नुकीला टाइप का कोई चीज़, जैसे गांव वगैरह में ये बकरियों के बच्चों को बांधा जाता था, ऐसे ट्रायंगल से वो होती ना, वो गुलेल टाइप की देखिए, तो ट्रायंगल से ऐसे बांध दिया जाता था, ऐसे लकड़ी का। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर मान दिया जाए, ऐसे सबके बना दिया जाए। अब आप किताब को 25 के नज़दीक ला नहीं सकते, क्यों? 25 नज़दीक लाओगे तो वो भाला टाइप का ऐसे कूद जाएगा, तो यहीं रखे रहोगे। जनरली हम लोग 25 के अंदर रखते हैं ना, तो स्पष्ट दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। अच्छा, हमको डी अपान यू चाहिए, यू ही न लिखे, वो आदत बनी यू ही लिखने की। और फोकल लेंथ क्या होगी? एफ। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू होता है। तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी बोले तो माइनस डी, माइनस 1 अपान यू बोले तो माइनस यू, यानी 1 अपान एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपान डी प्लस 1 अपान यू। हमको डी अपान यू चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? डी अपान यू। तो डी अपान यू कैसे आएगा? इसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई करो, तो डी से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी अपान एफ इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस डी अपान यू। 1 को इधर ले आओ, तो डी अपान यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस डी अपान एफ। इक्वेशन 1 में रख दो। तो बाई इक्वेशन 1
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1+d/f। ये वो केस है जबकि फाइनल इमेज कहाँ बनती है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, नोट करिए। सेकेंड केस में आपने कहा भाई जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। आप जानते हैं इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एंगल नहीं बनता है, बहुत मूर्ति नहीं लाइट है, इसलिए हम रिलैक्स तरीके से उसको देख सकते हैं। तो लिखा जाता है सीन बाय रिलैक्स साइज, बाय रिलैक्साइज्ड, सीन बाय रिलैक्साइज, सीन बाय रिलैक्स्ड आइज। जब भी आपसे कहा जाए रिलैक्स्ड आइज तो यानी कि इमेज कहाँ बन रही होगी, इमेज फोकस बन रही होगी। जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिए ना। इमेज अभी साफ साफ हेडिंग डाल चुके हैं, कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली समझिएगा, सुनिए ध्यान से। कोई बहुत नज़दीक आपके बैठा, बड़े घूर घूर के देखिए उसको, तो तुम उसको देखोगे, लोग तुमको देख रहे होंगे, देखो कहाँ देख रहा है। तो रिलैक्स तरीके से उसको देख भी नहीं सकते, देखना तो चाहते नहीं देख सकते। और कोई दूर बहुत बैठा है तो कोई जान ही नहीं पाएगा तुम देख कहाँ रहे हो। और कहीं तुम डर रहे हो तो और दिक्कत, आराम से कोई समझ ही नहीं पाएगा। वो एक था ना, वो जिस देश में गंगा रहता है, वो एक गोविंदा की पिक्चर थी ना, वो उनका वो था, इधर उधर देखता था। तो यानी कुल मिला के बहुत दूर कोई बैठा है तो आराम से उसको आप देख सकते हो ना। तो यानी कि सीन बाय रिलैक्स है, जैसा होता नहीं होता नहीं। अब यहाँ ना एग्जाम्पल लिख देना पता चला। तो अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि उसके बीच इन्फिनिटी बने, फोकस पे, ये अब तुम बताना चाहते थे हैं, लेकिन हम पूछ कहाँ रहे थे। यानी यू कहाँ पे होना चाहिए, एफ पे होना चाहिए। आप याद करिए, आपको बताया गया था कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के फर्स्ट फोकस पे रखा जाए तो एक लाइट रे फोकस से जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये दोनों पैरेलल होती हैं, ये कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ आप बैठे हुए हैं और आपको लग रहा कहीं से लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो जब पैरेलल है तो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। तो यू एफ रख दो इक्वेशन 1 में। सो बाई इक्वेशन 1 एम बराबर क्या हो जाएगा, d/f। तो ये दो आपके जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो भी हो, सब में मैग्नीफाइंग पावर दो तरीके से होगी। एक बार फाइनल इमेज बनाएंगे आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएंगे, और एक में कहाँ बनाएंगे, इन्फिनिटी बनाएंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है क्या और होता क्यों है। अब होता क्यों तो होता है। अब मान लिया आपको कोविड वाला वायरस देखना है और आप मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे देख रहे हैं नज़दीक से। अब बहुत नज़दीक देखोगे तो तुम्हारा नाक पे ऐसे जुड़ जाएगा करके, छलांग लगा करके ऐसे देखेगा, अम्मा 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 ये देखो आवा नाक नदी लेके, कहीं उछाल मार, अम्मा हम नहीं जा पा रहे हैं। तो अम्मा ने फट से अम्मा पप्पा के, कोविड वाला पप्पा भी होता होगा ना, कोविड का एक भाई, कोविड में एक अम्मा फिर पप्पा लड़का सब होते होंगे ना, तो फिर पप्पा ऐसे झुके अम्मा पप्पा की पीठ पर और लड़का अम्मा की पीठ पर, तो नाक में घुस गए। तो यानी कि अब मजबूरी है कि अगर हम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हमको नज़दीक जाना पड़ेगा। तो हमें अपनी नाक को उनसे दूर रखना है, तो हमने एक तरीके से दूर से देख लिया उसको। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। हर माइक्रोस्कोप चाहे टेलीस्कोप हो, जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, और जो आपकी आंख की तरफ होगा उसे हम आई पीस कहेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है प्रैक्टिकली समझिएगा। एक पाइप ऐसे होता है और उसके अंदर एक और पाइप ऐसे होता है। ठीक है, ये पाइप इसके अंदर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक लेंस लगा होता है और यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, और इसको आगे पीछे आप खिसका सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे पीछे खिसकाने को रैक एंड पिनियन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, रैक एंड पिनियन। रैक का मतलब होता है खिसकाना, रैक आगे पीछे होती है ना, और पिनियन मतलब होता है इमेज को पिन करना, एक जगह फिक्स करना। और हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं, सावधान ध्यान से सुनना, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो ये कहेंगे ऐसा है, हिंदी ही ठीक है, इंग्लिश है ठीक है, रैक एंड पिनियन। ठीक है, रैक इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। कभी आप अगर मेला वेला गए हों
तो अभी तो आज लोग ये लोग खरीदते नहीं, तो एक वहाँ पर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप मिलता है छोटा सा, उसको ऐसे देखोगे तो बड़ी चीज़ दिखाई पड़ती है, उल्टा देखोगे तो छोटी चीज़ दिखाई पड़ती है, तो उसको आगे पीछे आप खिसका सकते हैं। माइक्रोस्कोप भी आपने देखा होगा, लैब में होगा, बायोलॉजी लैब में रहता है, तो उसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ठीक है। खैर, तो ये तो तरीका इसका होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें एक छोटे एपर्चर और छोटे फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब ये डायग्राम बढ़िया तो नहीं बन पाएगा, घटिया टाइप का बनेगा, घटिया भी नहीं इतना होगा ये, अरे दादा पहले का पेट फसूस जो है ये दारा सिंह लगने लगा। अब क्या करें, डायग्राम क्या बताएं, सोच रहे हैं आर्ट की प्रैक्टिस कर लें। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जो छोटे एपर्चर का है और छोटी फोकल लेंथ का है, और इसको किधर रखते हैं, इसको ऑब्जेक्ट तरफ रखते हैं, जिसका नाम ऑब्जेक्टिव है, तो नाम भी यहाँ ओ लिख दें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जिसकी इमेज हमको देखनी है। हमने इसका इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें एक लेंस था, एक लेंस की मैग्नीफाइंग पावर की एक क्षमता होती है कि कोई ऑब्जेक्ट को कितने गुना वो मैग्नीफाई कर सकता है, उन्हें 10 गुना कर दिया उसने, और हमें 10 गुना से काम चल नहीं रहा क्योंकि बहुत छोटा वायरस है, तो हमने एक और लेंस लगा दिया, उसने उसको 20 गुना कर, 10 गुना और कर दिया, 100 गुना कर दिया। अब वैसे तो और एक लेंस लगा दो बहुत गुना हो जाएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा लेंस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ से एक लाइट रे गिरेगी, कहाँ से होकर जाएगी, इस ऑब्जेक्टिव के फोकस से होकर जाएगी, ये क्या है ऑब्जेक्टिव का फोकस, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और जहाँ पे मिलेगी वहाँ पर इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। इस इमेज को किसने बनाया, इस सिंगल लेंस ने, ये ऑब्जेक्टिव ने बनाया है ना। जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है था, हम यही वाली इमेज देख लेते थे, इधर बनाते थे, मजबूरी है हमारी है, ये नहीं देखते थे, लेकिन एक सिंगल, भाई ये यहाँ बनी हुई है, अगर इसको हमने इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता, यानी इसका फोकस यहाँ कहीं नहीं होगा, यहाँ बीच में होगा, यानी ये जो इमेज बनाई गई होगी इसका फोकस यहाँ कहीं, जो फर्स्ट फोकस है ना वो यहाँ कहीं रहा होगा। अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखता तो इमेज इधर ही बन जाती ना। अब क्या हुआ, ये रियल इमेज बन रही है ना, ये रियल इमेज हो गई। अब हम इसको भी इनलार्ज करना चाहते हैं, तो हम एक और लेंस लगाएंगे, वो बड़े एपर्चर का होगा और बड़ी फोकल लेंथ का होगा। बड़े एपर्चर होने का रीज़न है ना, चूँकि याली इनलार्ज हो गया है ना। अब अगर इस इतने बड़े इमेज को देखने के लिए इतना बड़ा लेंस लगाओगे तो दिक्कत होगी ना। अब देखा होगा, आपने कभी कभी देखा है लेडीज अपने पर्स में एक शीशा रखती हैं, अब मुंह इतना बड़ा, शीशा इतना बड़ा रखती हैं, इतना बड़ा। अरे मुंह के साइज के हिसाब से शीशा रखो ना, तो ऐसे ऐसे अपना देख लेती होंगी, ये एकदम जैसे पूरा देख लेती होंगी, ऐसे देख लेती होंगी। देखा नहीं हमने, देखो होता नहीं, बस बस देखो तो अपना शीशा निकाल लोग देखते हैं। भाई आपको अपना इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, आपको अपना फुल इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, आपकी बॉडी के हाइट का आधा। अगर आप फुल इमेज देखना चाहते हैं तो उसकी हाइट जो है, तो अगर इतना बड़ा मुंह है तो इतना बड़ा शीशा तो हो ही चाहिए, तो मुंह पूरा ही। तो कुल मिलाकर के चूंकि इसकी साइज बड़ी हो गई है तो छोटा लेंस काम नहीं करेगा ना। ये है आई पीस। अब देखो ध्यान से, ये जो ए डैश बी डैश इमेज किसने बनाई है, ये बनाई है ऑब्जेक्टिव ने, ये है आई पीस। ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये आई पीस से कितनी दूर रखा हुआ है, यू ई, और ऑब्जेक्टिव ने कितनी दूर इसका भी बनाया है, वी नॉट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दूरी कितनी है, व्यू नॉट। जरूरत है कि नहीं है वो अलग की बात है, हमने इससे दिखा दिया। अब आई पीस क्या करेगा, इसका बनाएगा फाइनल इमेज। कैसे बनाएगा, एक लाइट रे पैरेलल डाल दो, इन्होंने बहुत सारी डाली है बुक में, बहुत जरूरत नहीं है ना। एक लाइट पैरेलल डाल दो जो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। किसके फोकस से, आई पीस की फोकस से। अब जरा देखिए ध्यान से, इमेज किधर बनना चाहिए, आपकी आंख उधर रखी होगी तो इमेज इधर ही बनेगा ना। अब ऑब्जेक्ट भी इधर और इमेज भी इधर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और आई पीस के फर्स्ट फोकस के बीच में होनी चाहिए ना। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे करते, इसी को कहा जाता है रैक एंड पिनियन, दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा, नहीं ऐसा हिंदी में कहा जाता है। और दूसरी लाइट कहाँ से होकर जाएगी इसके, ठीक है, इसको पीछे बढ़ाने पर, अब यहाँ बना दो, कहीं बना दो, यहाँ बना दो, तो जहाँ बनेगी जाकर के ये इसकी इनलार्ज इमेज यहाँ कहीं दिखेगी। ठीक है,
ना, ऐसा कोई नियम थोड़ी होता, वो तो बना दिया गया है, यहाँ भी बना दो, यहाँ बना दो, इनलार्ज होनी चाहिए। और कितनी दूरी पर बनी है ये? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो आप लेंस लिए हो, क्या ये डिफाइंड फोकल लेंथ है? डिफाइंड नहीं है। जब ये डिफाइंड फोकल लेंथ नहीं है तो कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो आगे पीछे हो सकता है ना, तो इसलिए कोई पक्का नहीं है। वो यहाँ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गई जाकर के, है ना। तो पहले तो यहाँ पहुँचिए, इसका नाम दे दो A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। यहाँ तक पहुँचिए आप। अच्छा, आप देख कहाँ से रहे हो? आप यहाँ पे कहीं बैठे हुए हैं, ठीक, यहाँ पर आपकी आँख है, यहाँ से आप देख रहे हैं। ये आँख का दीदा बना है, दीदा, दीदा कहते हैं ना हिंदी में, क्या कहा जाता है? दीदा। कुछ लोग लिखते भी होंगे आँख का दीदे में, मतलब वो लोग जो गांव से आते हैं वो लिखते हैं, ऐसा थोड़ी लिखते नहीं, नोट करिए। तो डायग्राम समझ में आ गया। तो पहले तो आपको डायग्राम लिखना पड़ेगा कि डायग्राम में क्या आपने बनाया। फिर इमेज, मतलब इसमें एक रॉड होती है, दो रॉड होती हैं, एक दूसरे के अंदर वो खिसक सकती हैं, ठीक है, अभी हमने बनाया था ना रॉड। और इसके एक रॉड के एक एंड पर जो है छोटी फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट तरफ रहता है। और एक बड़ी फोकल लेंथ का होता है, उसको आई पीस कहते हैं, है ना। इतने ठीक है। और इस रॉड को आपस में एक दूसरे अंदर खिसकाया जा सकता है। यहाँ पर एक ए बी ऑब्जेक्ट बनता है। अब ये ना लिखना इधर से लाइट गई उधर मुड़ी, इधर कुछ मतलब नहीं है। ए बी ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा उसका इमेज कहाँ बनता है? A डैश बी डैश आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। हम आई पीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि A डैश की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में होनी चाहिए। क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि इमेज हमको इधर बनानी है ना। तो आई पीस इसका इनलार्ज इमेज A डबल डैश बना देता है। समझ में आ गई बात? अब मेन है इसका मैग्नीफाइंग पावर। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डायग्राम का इस्तेमाल हम करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, देखिए ये फाइनल इमेज है ना, ये आपने लाइन सीधे खींची है ये, तो आप करोगे क्या? देखो फाइनल इमेज कितना एंगल बनाती है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि फाइनल इमेज का जो टिप है ना, उसको सीधे मिला दो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, और ये वाला जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा, यही आपका फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया इमेज है। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m बराबर क्या होता है? बीटा अपान अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। अब बीटा निकालना है हमको। अल्फा बीटा दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बीटा। अब देखो tan बीटा निकालने के लिए आप A डबल डैश अपान EA डैश भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और आप A डैश अपान EA डैश भी लिख सकते हैं। तो यही लिखेंगे हम, चूंकि हमको ये चीज़ मालूम है डिस्टेंस। तो ये क्या लिखा जाएगा? A डैश अपान EA डैश, ठीक है। अब अल्फा कैसे बनाएं? अल्फा बनाने के दो तरीके। ये इंस्ट्रूमेंट को हटा दो, हटा दिया भाई, हटा दिया अपने रास्ते से, और ये हो गया ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी आंख का लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट ने आपकी आंख पर इमेज बनाया अल्फा, ये एंगल बनाया। ये किस कितने डिस्टेंस पर है? D डिस्टेंस पर है। एक तो अल्फा का ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? देखिए दूसरा तरीका होता है जहाँ फाइनल इमेज है ना, वहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दो। जब हमने बीटा अल्फा बताया था, हमने क्या बताया था कि आप फाइनल इमेज की जगह क्या रख दीजिए? ऑब्जेक्ट रख दो। तो इस ऑब्जेक्ट के बराबर यहाँ पर हमने A डबल डैश B ट्रिपल डैश खींच दिया, कोई दिक्कत? ये चीज़ किसके बराबर है? AB के बराबर। और यहाँ से हमने इसको मिलाया ऑप्टिकल सेंटर को, तो ये एंगल अल्फा होगा नहीं होगा? नहीं समझे? यही तो बना है डायग्राम, ये बना यही है ना। बात समझ में आ रही ना? नहीं आ रही है? तो अगर अल्फा की वैल्यू बताएं तो या तो AB अपान D लिख दो, तब भी काम चल जाएगा, या tan अल्फा से निकालेंगे ना, A डबल डैश B ट्रिपल डैश अपान EA डबल डैश, ठीक है। अब इसको उठाओ वैल्यू को, और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग these values in equation 1, तो m बराबर क्या आ जाएगा? A डैश B डैश अपान EA डैश इंटू A डबल डैश B ट्रिपल डैश अपान
ए डबल डैश। पहुंचे यहाँ तक। देखिए चूंकि आपने ये फार्मूला इसी में लगा दिया ना, तो एक चेंज करना पड़ेगा आपको। ये तो चलेगा, इससे चेंज ये करना पड़ेगा। जो बीटा हमने बनाया है ना, बीटा किसने बनाया है? फाइनल इमेज में बनाया है ना, तो बीटा को भी चेंज करो आप। यहाँ क्या लिखोगे आप? ये वाली दूरी लिखो। ये वाली दूरी क्या आएगी? ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ई ए डबल डैश। क्यों किया हमने? क्योंकि हमने उसी के बीच में अमेंडमेंट किया है ना। तो भाई देखिए, अगर आप अल्फा को आप यहाँ से ले रहे हो तो इमेज भी यहीं से लेनी पड़ेगी ना। अलग काम चलेगा तब जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो अब ज़रा यहाँ रखो वैल्यू उठा करके, समझ आएगा ना क्यों किया हमने ऐसा। अगर हमने अल्फा को उसके अंदर डिज़ाइन ना किया होता तब तो हम उसका यूज़ ना करते। देखो यहाँ पर क्या लिखा, m बराबर बीटा बोले तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ई ए डबल डैश इंटू ए डबल डैश पी ट्रिपल डैश इंटू ई ए डबल डैश। ये कैंसिल हो गया ना, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। ठीक है, पहुँचे यहाँ तक। मतलब अगर हमने ये वाला इस्तेमाल किया होता, सुनिए ध्यान से, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ से ना लेते, हमको बीटा की ज़रूरत होती तो बीटा हम यहाँ से ले लेते इतने से। लेकिन अभी हमने इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा कर रख दिया, तो हमको इमेज की लोकेशन भी वहीं से देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी। अगर मैं ए डबल डैश कहाँ गया, ए डबल डैश बी डबल डैश को ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दो और इनटू ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दो ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। कोई दिक्कत? कर सकते हो ना। पहुंचिए, इसको रब करेंगे ऊपर। अच्छा, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? ए बी की इक्वल है ना। ये चीज़ ए बी की इक्वल आपने बनाई है ना, तो यानी कि इसको आप ए बी ले सकते हो ना। तो नहीं, एम बराबर क्या हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये कुछ बुक्स में कंसेप्ट ये होता है, कुछ में नहीं होता है। इसमें है तो हम बता दे रहे हैं, नहीं तो दिमाग से उतर गया होता है। इनटू ए डैश बी डैश अपान, इसको हमने ए बी कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश किसके इक्वल है? ए बी की। ज़रा सावधान सुनिए ध्यान से, अब पकड़िएगा इसको। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? फाइनल इमेज किसने बनाई है? आई पीस ने। और ए डैश बी डैश क्या है? ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट था। आई पीस के लिए इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो क्या कहलाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है वो इमेज फॉर आई पीस, और ए डैश बी डैश क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो इसको मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस कह सकते हैं, इनटू। अब यहां देखिए, ए डैश बी डैश क्या है? इसने इमेज बनाई है, ऑब्जेक्टिव ने। किसकी बनाई है? ए बी की। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो एम ओ हो गया। अभी हम क्या कह रहे थे कि भाई एक ऑब्जेक्ट ने 10 गुना किया, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देगा अपने हिसाब से, तो इमेज और भी ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगी ना। ये सिद्ध हो गया ना। अगर एक और लेंस लगा दोगे तो और कर दो इसको उठा करके, भाई ये इमेज बना है, एक और लेंस लगा दो, इस इमेज की इमेज बना दे जा करके। लेकिन सुनिए ध्यान से, अगर तीसरा आप लेंस लगाओगे ना तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रखोगे, इमेज उधर बननी चाहिए, क्योंकि थर्ड लेंस वहाँ आएगा ना। तो ये इसको इनलार्ज करेगा, फिर थर्ड उसको बड़ा करेगा जा करके। ठीक है, नोट करिए इसको। अब जरा इस एम और एम ई की बात कर लेते हैं। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो, कितना? 1 ही डाल दो, और कहीं इस्तेमाल तो किया नहीं है। अब जरा एम ओ के बारे में बात कर लेते हैं। एम ओ बराबर, आपको डिस्टेंसेस मालूम है ना, किसी कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग पावर का डिस्टेंस से रिलेशन क्या बताया गया था? माइनस कि प्लस वी बाई यू। माइनस होता है कि प्लस होता है? फॉर्मूला देख लो एक बार जरा। वही हमने कहा माइनस नहीं होता, लेकिन तुम लोग बहस कर रहे थे। देखो v कौन सा? v नॉट, और u कौन सा? u नॉट। लेकिन अब तो विद साइन रखोगे ना वैल्यू, भाई फॉर्मूले में प्लस होता है। अब आप वैल्यू रखिए उठा करके, तो v नॉट पॉजिटिव होगा और u नॉट निगेटिव होगा, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। यहाँ पे आओ, एम ई के बारे में बात कर लेते हैं। एम ई क्या होता है? एम ई कैसे निकालेंगे? ये भी v अपान यू होगा ना। तो देखिए ध्यान से,
VE बाई UE, ये होगा ना। UE क्या है, ये तो माइनस का UE है, इधर है ना माइनस का UE, और क्या लिख रहा हूँ, नीचे है ना माइनस का UE, और V क्या है, और D है आपका, तो माइनस का D हो जाएगा। तो MO निकल आया, ME निकल आया, यानी ये आपका D अपान UE हो जाएगा। इस वैल्यू को कहाँ रख दें उठाकर, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बाई क्वेश्चन 1 मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस V0 अपान U0 इंटू D अपान UE, ये आपका फॉर्मूला बना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसी बुक में आप देखेंगे, सुनिए ध्यान से, जहां पर ये ऑब्जेक्ट को यहां नहीं दिखाया गया है, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट इस इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया, और हटा के डायरेक्ट कोविड को सामने उठाया, बैठ इधर कोरोना वायरस कहीं का, मैं देखता हूँ तो ऐसे देखेगा। तो अभी हमने बताया ना डायग्राम, तो वो वाले मेथड्स करोगे तो इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अल्टीमेटली वही आएगा, नोट करिए यहाँ पर। अब इसको हम रब करेंगे। ठीक है, अब देखो फाइनल इमेज कहाँ बनाना है आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज बना कौन रहा है, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आई पीस कर रहा है। तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, माइनस यूई पे, और इमेज कहाँ बन रहा है, माइनस डी पे, और फोकल लेंथ क्या है, एफ ई प्लस है माइनस, फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, तो बाई लेंस फार्मूला 1/f बराबर क्या होता है, 1/p माइनस 1/u, आप प्लस लिखते हैं, तो 1/f बराबर 1/v बोले तो माइनस डी, माइनस 1/ माइनस का ui, यानी कि 1/f बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ui। देखो यहाँ पर d/ui है ना, तो यहाँ से d/ui निकाल लिया जाए। तो d/ui निकालने के लिए क्या करेंगे आप, या 1/ui निकालो, या d से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा d/fe इज इक्वल टू -1 प्लस d/ui। तो d/ui की वैल्यू क्या आएगी, d/ui की वैल्यू आएगी 1 प्लस d/fe। रख दो बाई क्वेश्चन 2, m बराबर क्या आएगा, माइनस का V0 अपान U0 इन ब्रैकेट 1 प्लस d/fe। तो ये आपकी, अच्छा जरा डायग्राम अभी तुम्हारे दिमाग में है ना, अभी दिमाग में है ना। इधर देखिए, ये जो आई पीस था, उसने जो इमेज बनाया था यहाँ पर, वो कितनी दूर बनाया था, यहाँ पर V0 दूरी बनाया था, और सॉरी ऑब्जेक्टिव ने, और आई पी से दूरी थी यूई। तो अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन है, तो इस माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होगी, लेंथ कहाँ से कहाँ तक गिनी जाएगी, इस लेंथ से इस लेंथ तक। ठीक है, तो इस केस में जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगी, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगी, V0 प्लस यूई, ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस फाइनल इमेज का क्या है, कौन बनाएगा, एट इन्फिनिटी। तो सेकेंड केस क्या लिखेंगे, सेकेंड केस फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि इसको दूसरा नाम क्या, सीन बाय रिलैक्स्ड आइज। रिलैक्स आइज के लिए फाइनल इमेज बनाने वाला कौन, आई पीस में कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो बनेगा फाइनल इमेज, फोकस पे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो यूई होगा वो एफ ई के बराबर होगा, बस रख दो यहाँ पर। तो m बराबर क्या होगा, माइनस V0 अपान U0 t/fe। अब आप कहें, ये बताइए जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी बन रही है, तो d कैसे घुस गया यहाँ पर आकर के, देखो ध्यान से, जहां पर आपको अल्फा निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, d डिस्टेंस पर, वहां d आएगा। जहां पर अल्फा निकालने के लिए आपने लेंस को हटा दिया है और केवल नेकेड आइज से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वहां पर तो d यूज होगा ना। जहां पर अल्फा निकालने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट नहीं हटा सकते, जैसे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में अल्फा अपान बीटा कैसे लगाएंगे, बीटा तो समझ में आ रही बात, अल्फा क्या होता है, सीन विदाउट एनी स्कोप,
तो अब बिना स्कोप के तो स्कोप ही नहीं उसको देखने का, तो वहाँ तरीका दूसरा होगा ना, तो वहाँ पर डी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डी। तो समझ में आ गई दोनों केसेस। तो ये आपका, अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपसे कहें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, हाँ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कभी कभी आता है, तो होगा वी ओ प्लस एफ ई, ये माइक्रोस्कोप की लेंथ होगी जाकर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको टेलीस्कोप बताया जाएगा। टेलीस्कोप में बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, चूँकि दूर के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं और दूर से लाइट बहुत दूर से आती है तो उसको कलेक्ट करना पड़ता है, तो जो आगे लेंस लगाएंगे वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर इनलार्ज की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी बहुत इनलार्ज ऑब्जेक्ट है, वो दिख ही जाए बहुत बड़ी बात है, तो उसको मेन तो देखना मेन मोटो है ना। अब सूर्य की इमेज ऐसा तो देखनी है 10 गुना दिखाई पड़े, 1 गुना तो देखने तो आंखें फट जाएंगी, ठीक है, इतना दूर है तब तो देख नहीं पाते हो, तो वो दिख ही जाए बहुत बड़ी बात है, तो आई छोटा लगाया जाता है, मतलब वहाँ इनलार्जमेंट नहीं होता है, इमेज बन जाती है, ठीक। तो इसके बाद बात करेंगे, हमें लगता है समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, ये ध्यान रखिए। जो अल्फ़ा निकालने का कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, कहीं पर वो डायग्राम में नहीं दिखाते हैं, अलग से बना देते हैं, तो वहाँ पर मेथड चेंज हो जाता है, रिजल्ट यही आता है, ठीक, नोट कर लीजिए इसको।